नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में सूफी काव्यधारा, जिसे हम प्रेमाश्रय काव्यधारा कहते हैं, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज हम सूफी काव्यधारा, जिसे हम प्रेमाश्रय काव्यधारा भी कहते हैं, उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के विद्यार्थी, स्कूल कॉलेज लेक्चरर्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, नेट, यूजीसी और जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए, साथ ही साथ सीटेट के जो सीटेट, एसटेट, यूपीटेट और एमपीटेट, जितनी भी टेट परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो यह जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं सूफी काव्यधारा से संबंधित प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं सूफी काव्यधारा के अंतर्गत। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1542 ईस्वी में हुई थी। इनका जो नाम है जायसी, यह जायस नामक स्थान पर इनका जन्म होने के कारण इस जायसी इनका नाम रखा गया था। इनके जो गुरु हैं वो शेख मोहदी या मोहुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आती है बात इनकी प्रमुख रचनाओं की। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। यहाँ से आपको 3 रचनाएं दे दी जाती हैं और चौथी रचना जो है किसी अन्य कवि की डाल दी जाती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। तो प्रथम रचना जो है इनकी मानी जाती है महत्वपूर्ण रचना, जिसे हम मलिक मोहम्मद जायसी का की प्रसिद्धि का आधार अगर हम कह सकते हैं, वो है पद्मावत। पद्मावत के पश्चात दूसरी रचना आती है अखरावट, तृतीय जो रचना आती है इनकी चित्ररेखा, चौथी है इनकी कहरानामा और पांचवी है आखिरी कलाम और छठी इनकी रचना है मसलानामा। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अन्य जो कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछा जाए तो ये रचनाएं भी उसमें डाल दी जाती हैं ऑप्शन के रूप में भी। तो आपको रचनाओं को अच्छे से देखना है। अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उनके द्वारा की गई थी। जायसी की पद्मावत जो है सर्वश्रेष्ठ सूफी प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें यानी कि पद्मावत में चित्तौड़ के जो राजा हैं रत्नसेन और सिंहल द्वीप जो हैं, जिसे हम आज वर्तमान में श्रीलंका के नाम से भी जानते हैं, वहाँ की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, फिर इनका विवाह जो होता है वह, और उसके पश्चात विवाहेतर जो जीवन है उसकी कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पद्मावत के अंतर्गत किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और पूरे चित्तौड़ का सर्वनाश कर देता है, और उसके पश्चात रानी पद्मावती जो हैं वो जोहर करती हैं। तो ये सारी जो कथाएं हैं ये हमें पद्मावत से प्राप्त होती हैं। अब आती है कि पद्मावत का जो अगर हम जिक्र करते हैं तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है पद्मावत। इसमें कवकड़ शैली पद्धति, जिसमें दोहा चौपाई जो होती हैं, उस शैली में यह लिखा गया है और ठेठ अवधी भाषा में यह जो ग्रंथ है वो रचा गया है। दूसरा पॉइंट आता है कि फारसी की जो मसनवी शैली है, जिसमें प्रथम जो है गुरु की वंदना की जाती है, फिर शाह वक्त की जो है प्रशंसा की जाती है, 3-4 जो इसमें ये रहते हैं स्टेप्स, चरण जो रहते हैं, उन्हीं के अनुसार जो है मसनवी शैली लिखी जाती है। तो उसी शैली में यह पद्मावत जो हैं वो लिखी गई हैं। लौकिक जो प्रणय कथा है, जिसमें दाम्पत्य जीवन को
रखा गया है। साथ ही साथ दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि इनके जो नायक हैं वो मानवीय जीवन से तो संबंधित रखते हैं, साथ ही साथ इनका परलौकिक जीवन जो है वो भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें लौकिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से भी जोड़ा गया है। अगली जो इनकी रचना आती है चित्ररेखा। चित्ररेखा में जायसी की जो ये रचना है ये एक लघु प्रेम कथा के रूप में वर्णित है। इसमें प्रेम कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। दूसरी रचना आती है अखरावट। अखरावट में सृष्टि की उत्पत्ति यानी कि इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उससे संबंधित यहाँ कथा कही गई है, और वर्णमाला के जो प्रत्येक अक्षर हैं उसमें से लेकर इसमें सिद्धांत का जो है निरूपण किया गया है, यानी कि प्रत्येक वर्णमाला के जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को लेकर सिद्धांत का निरूपण किया गया है। अगली रचना आती है मसलानामा। मसलानामा में ईश्वर भक्ति और प्रेम निवेदन के जो पद हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि यह ग्रंथ जो है ईश्वर भक्ति और प्रेम निवेदन से संबंधित है। अगली जो रचना आती है वो है आखिरी कलाम। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रलय का जो बात कही गई या प्रलय या कयामत से संबंधित जो रचना मानी जाती है सूफी जायसी की, वो कौन सी है। तो कयामत से संबंधित जो प्रमुख रचना है जायसी की वो है आखिरी कलाम। यहाँ पर या इस ग्रंथ के अंतर्गत कुरान पर आधारित प्रलय, जिसे हम सूफी काव्यधारा के अंतर्गत कयामत भी कहते हैं, उससे संबंधित कलाम लिखे गए हैं। सूफी सिद्धांत की यह प्रमुख कृति मानी जाती है। अगली जो रचना आती है वो है कहरनामा। कहरनामा भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसमें आध्यात्मिक विवाह जो है वो किस प्रकार से होता है, दो मनुष्यों का सांसारिक जीवन में विवाह किस प्रकार से होता है, और उसी को विवाह को आध्यात्मिक विवाह से जोड़कर यह कथा कही गई है। साथ ही साथ इसमें कहार जाति जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। कहारों के जो लोकप्रिय गीत हैं कहरवा, उसकी लोक धुन जो है इस ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगी। अब साथियों बात करते हैं हम सूफी काव्यधारा के प्रमुख अन्य कवि एवं महत्वपूर्ण रचनाएं। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं हैं। अगर मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, तो यहाँ पर रचनाओं का क्रम जो है कई बार पूछा गया है, जैसे कि हंसावली है, चंदायन है, सत्यवती कथा है, मृगावती है, साथ ही साथ पद्मावत है, मधुमालती है। इन रचनाओं के क्रम जो हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको इनको क्रम से याद रखना है। वैसे मैंने यहाँ पर जो सन है वो क्रम से ही दिए गए हैं, प्रत्येक रचना को मैंने क्रम से ही लिया है, तो आप इनको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। तो प्रथम जो रचना की अगर हम बात करें तो प्रथम रचना आती है हमारी हंसावली। हंसावली के रचनाकार माने जाते हैं असाइद, और इसका रचनाकाल का जो समय है वो है 1370 का। इसके जो नायक हैं वो राजकुमार जो हैं वो साधु वेशधारी राजकुमार इसके नायक हैं प्रमुख, और नायिका जो हैं वो हंसावली है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी भाषा है। मोतीलाल मेनारिया जो हैं वो इसे हिंदी का प्रथम सूफी काव्य मानते हैं, और रचनाकार के रूप में अगर हम बात करें तो मोतीलाल मेनारिया असाइद को प्रथम सूफी काव्यधारा का कवि मानते हैं। इस बात को गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो भी मान्यता देते हैं, और उन्होंने हंसावली जो रचना है उसको हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। दूसरी बात आती है हमारी चंदायन रचना की। चंदायन रचना जो है उसके रचनाकार मुल्ला दाऊद माने जाते हैं, और इसका रचनाकाल का जो समय है 1379 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। चंदायन जो रचना है उसको माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा या लोरिक गाथा भी कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को लोर गाथा या लोर कथा कहा है, तो चंदायन जो रचना है उसको कहा है उन्होंने लोर गाथा या लोर कथा। इसका रचनाकाल का जो समय है वो 1379 ईस्वी का माना गया है, और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। नायिका इसकी चंदा है, और नायक जो है वो लोर या लोरिका इसके प्रमुख नायक है। अगली रचना आती है लखम सेन पद्मावती।
बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती हैं। और इस रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं दामोदर कवि। इसका रचना काल का जो समय है वो 1459 ईस्वी के समय का माना जाता है। और इसके जो नायक हैं वो है लक्ष्मण सेन और नायिका जो हैं वो पद्मावती हैं। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। अगली जो हमारी रचना आती है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के रचनाकार जो हैं वो ईश्वर दास माने जाते हैं। और यह जो रचना है वो 1501 ईस्वी में जो है यह लिखी गई है। इसमें जो नायक हैं वो है ऋतुपर्ण और नायिका जो हैं वो है सत्यवती। और अक्सर करके अगर हम बात करते हैं सूफी काव्यधारा की, तो जितनी भी रचनाएं हैं उनमें जो नायिका ये प्रधान रचनाएं मानी जाती हैं, यानी कि जितनी भी रचनाएं हैं उनके नामों की जो शुरुआत होती हैं वो नायिकाओं से होती हैं। तो आपको यह बात भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो सूफी काव्यधारा है उसमें जो आत्मा है उसको पत्नी के रूप में माना गया है। तो मृगावती जो सत्यवती जो कथा है वह ईश्वरदास द्वारा रचित है। और इसमें ऋतुपर्ण जो हैं वो नायक होते हैं, सत्यवती जो नायिका इसके रूप में होती हैं। और इसकी भाषा जो है वो अवधी भाषा है। अगली जो रचना आती है वो है मृगावती, जिसके रचनाकार कुतुबन हैं। और यह जो रचनाकाल का जो समय है इसका वो है 1503 ईस्वी के मध्य का। इसके जो राजकुमार हैं वो साधु वेशधारी राजकुमार होते हैं और जो नायिका है वो मृगावती हैं। और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अगली रचना आती है माधवा नल कामदला। यह जो रचना है गणपति की रचना मानी जाती है। और 1527 ईस्वी इसका रचनाकाल का समय है। इसके अलावा इसके जो नायक हैं वो है माधव और जो नायिका है वो है कामदनला, जो इसकी प्रमुख नायिका मानी जाती है। और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा मानी गई है। अब बात आती है महत्वपूर्ण रचना की पद्मावत, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने यह रचना जो है 1540 ईस्वी में इसको लिखा गया है। और इसके जो नायक है वो चित्तौड़ के राजकुमार रत्नसेन हैं। और नायिका जो है वो सिंहल देश है उसकी राजकुमारी पद्मावती हैं। और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है। अगली जो रचना आती है वो है मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार माने जाते हैं मंजन। और इसका रचनाकाल का जो समय है वो है 1545 ईस्वी। इसके जो नायक है वो है मनोहर और नायिका जो है वो है मधुमालती। और इसकी जो भाषा है वो है अवधी भाषा। अगली रचना आती है रूपमंजरी। रूपमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। और यह जो समय है इस रचनाकाल का वो है 1568 ईस्वी। और इसके जो नायक हैं वो कृष्ण हैं और जो नायिका है वो है रूपमंजरी। यानी कि जो नंददास की जो रचना है उसमें प्रमुख नायक के रूप में हम बात करें तो कृष्ण जो है वो नायक के रूप में है और रूपमंजरी जो है वो नायिका रूप में है। और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अगली रचना आती है छताई वार्ता। छताई वार्ता जो है उसके रचनाकार नारायण दास हैं। और 1590 ईस्वी इस ग्रंथ की रचना जो काल है या रचना का समय जो है वो माना जाता है। इसके जो नायक हैं वो ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार माना जाता है। और नायिका जो है वो छताई मानी जाती हैं, यानी कि छताई नाम की जो नायिका है वो इसकी प्रमुख पात्र होती हैं। और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषाएं इसमें प्रयुक्त की गई हैं। अगली रचना आती है हमारी चित्रावली। चित्रावली के रचनाकार उस्मान माने जाते हैं और 1613 ईस्वी इसका रचनाकाल का समय है। नायक की अगर हम बात करें तो सुजान नाम का एक नायक इसके अंतर्गत पात्र हैं, प्रमुख पात्र। और चित्रावली नायिका के रूप में प्रमुख पात्र के रूप में यहाँ पर है इस ग्रंथ के अंतर्गत। और भाषा जो है वो है अवधी भाषा। अगली रचना आती है रस रतन जो है उसके रचनाकार पुहकर कवि हैं। और इसका जो रचनाकाल का समय है वो है 1618 ईस्वी। इसके जो नायक हैं वो सोम नाम के एक नायक होते हैं या प्रमुख पात्र हैं यहाँ पर राजकुमार।
और इनकी जो नायिका हैं वो रंभा होती हैं, यानी कि नायिका के अगर नारी पात्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख नारी पात्र जो हैं वो रंभा, और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अगली जो रचना आती है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वो हैं शेख नबी, और इसका रचनाकाल का जो समय है वो 1619 ईस्वी का माना गया है। इसके जो नायक हैं वो ज्ञानदीप है, और नायिका जो हैं वो देवयानी जो हैं वो पात्र हैं इसमें, और भाषा इसकी अवधी भाषा है। अगली रचना आती है अनुराग बासुरी। अनुराग बासुरी के जो रचनाकार हैं वो है नूर मोहम्मद, और इनका रचनाकाल का जो समय है वो है 1764 ईस्वी का। इसके नायक और नायिका का नाम जो है वो अभी मुझे पता नहीं है, अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा। इसकी जो भाषा की अगर हम बात करें तो इसकी भाषा है अवधी भाषा। अगली रचना आती है इंद्रावती। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की ही रचना मानी जाती है, और 1744 ईस्वी के मध्य जो समय है वह इसके रचनाकाल का समय माना जाता है। इसके जो नायक हैं वो राजकुंवर होते हैं, और नायिका जो होती हैं वो इंद्रावती होती हैं, और इसकी जो भाषा है वह भी अवधी भाषा ही है। तो साथियों, आज हमने प्रमुख सूफी काव्यधारा के कवि एवं उनकी रचनाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ देखा है। उन्हें अच्छे से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं हमारे बन सकते हैं इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।